क्योंकि अब मुझे लगता है कि सीएम वाला नहीं, डायरेक्ट पीएम वाला कुर्सी संभालना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को अगर चाहिए कि बिहार में हमें 40 सीट चाहिए, तो अब अमित शाह बायहुक और क्रुक वो 40 सीटें लाएबे करेंगे। साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा। 5 पांडवों को एनडीए में एकजुट करने का मकसद क्या था कि नरेंद्र मोदी 400 जाए ना जाए, कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी सीटें वापस जीत नहीं रहे हैं। एनडीए महागठबंधन दोनों भिड़ रहा है। महागठबंधन के लोग यार ये भी सीट जीत गए, ये भी सीट जीत गए। ये पटना के लोगों को जो लग्जरी मिली है, ये लग्जरियस नहीं चीज, जैसे ताज होटल आ रहा है बगल में आपके, हाँ। तो वैसी लग्जरी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे घर आएंगे, मतलब बीजेपी के ताज पटना में सरताज बनने आ रहा है। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो आप जान लीजिए कि परिस्थितियां विकट तो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की करते हैं चीरफाड़, जांच पड़ताल करते हैं। आज हम करेंगे 3 चरण के चुनाव के बाद मुरझा गया है कमल, लेकिन लालटेन फूट गई। क्या हंग होगा पार्लियामेंट? किस दिशा में जा रहा है? हम पहली बार नुमन जी के साथ बैठ रहे हैं, नमन जी के साथ पंचनामा में, क्योंकि इनका ये सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, ज़्यादा लोग देखते हैं। हम पहली बार हमको बैठने का मौका मिला है। हम उन्हीं से जानेंगे जो क्या मुरझा गया है कमल। कमल उस कलेवर में तो नहीं है जैसा प्रतीत हो रहा था कुछ दिनों पहले तक। अगर राम लहर है, यदि अगर पूरे देश भर में मोदी जी के किए कार्यों से लोग प्रसन्न हैं, तो एक्साइटमेंट उस वोटिंग परसेंटेज में भी दिखना चाहिए था। और ये एक जनरल परसेप्शन है पूरे देश के। कई बड़े पत्रकारों से बातचीत मेरी हुई, मेरे से कई मुझे तब क्या कह आपके ऐसे बड़े पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई जिनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, बहुत दिनों से इस राजनीति को चुनावी समझ रहे हैं। उनमें से कई लोगों ने ये कहा कि देखिए नमन जी, 2 तरीके का परसेप्शन अभी बिल्ड किया जा रहा है, जो मैं सुबह में आपको बता भी रहा था। जिस पंचनामा मेरा हम लोग का फंस गया बीच में, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक बड़ा मीडिया का घराना जो नरेंद्र मोदी कुछ भी अच्छा कर दें उसके खिलाफ ही खबर चलाने में लगा रहता है। वो 400 पार अगर नरेंद्र मोदी अंतिम दिन हो भी जाते हैं तो वो ईवीएम का राग लापेगा। वो ये कहेगा कि अनफेयर मीन्स से चुनाव जीता गया, ये गलतियां की गई, वो गलतियां की गई। और एक दूसरा है जो नरेंद्र मोदी अगर सरकार भी नहीं बना पा रहे हैं तब भी 400 पार का नारा वो रिपीट करता रहेगा पूरे चुनाव तक। और इस बीच में कहीं ना कहीं एक रास्ता बचता है थोड़ा सा, जिसमें हम बहुत सड़क के हम लोग निकलते हैं आगे। मैं आपको बहुत स्पष्टता से कह दूं कि जो कलेवर कमल का था, जो रणनीतियां नरेंद्र मोदी जी ने बना रखी थी, बिहार में बहुत सफल नहीं हुई। कमल निश्चित तौर पर मुरझाया तो नहीं, लेकिन जो अपना रंग तथा कलर का खूबसूरती थी वो थोड़ी छिन्न होती नजर आ रही है। वरना पटना में आप नरेंद्र मोदी को कैंपिंग और कार्यक्रम रोड शो करते नहीं देखते। ये बनारस तक ही सीमित रहता। ये पटना के लोगों को जो लग्जरी मिली है, ये एक लग्जरियस नहीं चीज, जैसे ताज होटल आ रहा है बगल में आपके, हाँ। तो वैसी लग्जरी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे घर आएंगे, मतलब बीजेपी के ताज पटना में सरताज बनने आ रहा है। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो आप जान लीजिए कि परिस्थितियां विकट तो हैं, नॉट एज एक्सपेक्टेड। हाँ, बिहार में प्रधानमंत्री का 5 दौरा हो चुका है। अमित शाह का भी लगातार हो रहा है, राजनाथ सिंह का भी हो रहा है, जेपी नड्डा का भी हो रहा है, और परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। आप इतना घूमे हैं, लगातार आप घूम रहे हैं 1-2 महीने 3 महीने से। नहीं, अंतर आया है चंदन भैया, अंतर आया है। पहले दौर के चरण के चुनाव के बाद दूसरे में थोड़ा बढ़ा, तीसरे में हमने काफ़ी बढ़ोतरी देखी। गर्मी के बावजूद, गर्मी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे जो लगता है कि एक फील गुड फैक्टर आ गया है जो अटल बिहारी की सरकार को सबसे ज़्यादा डैमेज किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के वोटर घर में बैठ गए थे सोचकर कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो अपने आप बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। और इसी वजह से कांग्रेस आई थी। तो ये डर तो नरेंद्र मोदी के लोगों को है। देखिए, नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात बार बार मीडिया में भी की जाती है कि वो एक कुशल राजनीतिक विश्लेषक हैं। खुद भी वो अपने कार्यों का विश्लेषण करते हैं, वो अपने प्रचार का विश्लेषण करते हैं, और उनके साथ अमित शाह हैं, वो आपको स्ट्रेटजी बनाते हैं। नरेंद्र मोदी को अगर चाहिए कि बिहार में हमें 40 सीट चाहिए, तो अब अमित शाह बायहुक और क्रुक वो 40 सीटें लाएबे करेंगे। साम दाम दंड भेद जो करना पड़े। 5 पांडवों को एनडीए में एकजुट करने का मकसद क्या था? देखिए, पांडवों को यानी कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और नीतीश कुमार, इन सब को भाजपा के साथ लाने का मुख्य मकसद ये था कि वो जानते थे कि इस चुनाव में फील गुड फैक्टर हो सकता है। यहाँ पर मैंने सुबह के पंचनामा में एक
यानी कल बाबा के पंचनामा में मैंने एक टर्म का यूज़ किया था, मैं उसे भूल रहा हूँ कि एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस खास तौर पे वोटरों में हो गया है इस चुनाव में। उसका एक बहुत बड़ा कारण हम लोग भी हैं। राम लहर आई, राम मंदिर बना, मोदी जी का विदेश दौरा हुआ, कई जगहों पर बहुत सफल और बहुत मोनूमेंटल हुआ वो कार्यक्रम। तो इन सब चीज़ों को 370 धारा की हो बात या अन्य बात, इन सब को मिला जुला कर एक बड़ा तगड़ा निचोड़ बनता है। और इस देश का हिंदू वोटर इस पैटर्न को फॉलो करता रहा है पिछले चुनाव से। तो हमारे पास तो पूरा कारण है इस मानने का कि नरेंद्र मोदी 400 जाए ना जाए, कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। लेकिन अंतर क्या आ गया, एक बैग हुआ क्या, ऐसी क्या परिस्थितियां बदली, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जो महागठबंधन लड़ाई में ही नहीं थी, जिस इंडिया गठबंधन का तो स्वरूप ही नहीं बना, फाइनल रूप क्या बना। मतलब इतने दिन तक बैठक इंडिया गठबंधन ने की, क्या एक फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि ये हमारा अंतिम रूप है? 3 ही पार्टी दिख रही है आपको, अगर कांग्रेस, सपा, आरजेडी और डीएमके। भैया ये तो समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार कब गए और कब निकले। उनकी विधिवत ना एंट्री हुई ना विधिवत उनकी विदाई हुई। लेकिन नींव तो उन्होंने ही रखा था। हाँ, नींव उन्होंने रखा था। तब आप अंदाजा लगाइए कि जो पिलर ढाला हो आपके घर का मिस्त्री, वो गायब हो जाए, छत ढलवाई किसी और से, काम तो गड़बड़ेबे करेगा। अब पिलर वाला कहेगा कि छत गड़बड़ है, छत वाला कहेगा पिलर गड़बड़ है। अब निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन अंतिम रूप में नहीं आई, और वो उनका सबसे बड़ा कारण था ड्रॉबैक का, उनके पीछे जाने का। लेकिन इसके बावजूद बिहार में हम देख रहे हैं टोपी वाले लोग वोटिंग में लगातार लाइन लगी हुई है, यादव समाज के लोग बहुत दाढ़ी वाले, टोपी वाले, जहां आप लगा रहे हैं माइक, वहां पे एक सर्टेन हिस्सा यादव समाज का आ जा रहा है और वो करा रहे खत्म इस बार कहानी। अच्छा नमन जी, आपको लगता है आप इतना रैली कवर किए हैं, नीतीश कुमार का हो, प्रधानमंत्री मोदी का हो, प्रधानमंत्री स्तर के लोगों को क्षेत्रीय स्तर पे आके भाषण देना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि बैकफुट पे जा रही है बीजेपी। अब वो तेजस्वी को बिहार आके देंगे तो इसीलिए तेजस्वी के वोटर ज्यादा एग्रेसिव होंगे, क्या आपको लगता है? निश्चित। देखिए 2-3 चीजें तो चुनाव में जाने से पहले हम लोगों ने एनालाइज कर लिया था। एक, नीतीश कुमार के भाजपा के साथ रहने का नुकसान भाजपा को भुगतना पड़ेगा। सीटें तो कम दे नहीं सकते हैं, सीटें कम दीजिएगा तो वो फिर नखड़ा करेंगे, और अगर सीटें ज़्यादा दे दीजिएगा तो उन सीटों का नुकसान होगा आपको। तो ये बिहार का जनरल पैटर्न है कि जदयू अपनी सीटें कुछ लूज कर रही है अच्छी संख्या में, भाजपा उससे डैमेज कंट्रोल कर लेगी। लेकिन भैया यहाँ एक बात समझना होगा, पूरे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस चुनाव के इसी प्रारूप की तैयारी की थी। वो 400 प्लस की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो इसी की तैयारी कर रहे थे कि ये चुनाव गड़बड़ाएगा बीच बीच में, और इस चुनाव को जो गड़बड़ियां होंगी उनको हमें मैनेज करना होगा। कैसे किया? अब जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ अगर गड़बड़ा आता है तो हम लोग बोलते हैं पैच। हाँ, तो वो पैच पहले से बना के रखा उन्होंने। वो पहले से पैच तैयार है उन लोग का। पैच कहाँ तैयार है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमने एक खबर की थी अमित शाह के रणनीति को लेकर। नॉर्थ ईस्ट में अमित शाह ने 25 सीटें हैं वहाँ पर, 25 में से पिछले बार 19 सीटें जीती थी, इस बार 22 सीटें तक पहुँचने का वहाँ कैलकुलेशन किया जा रहा है। मणिपुर की घटना के बावजूद, हाँ समझ लीजिए, मणिपुर की घटना के बावजूद तो अगर 22 सीटें वहाँ उला रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं 3-4 सीटें वहाँ, आप बगल में जान रहे हैं कि संदेश खली घटना जो हुई वो बंगाल में ना चाहते हुए भी अच्छी सीटें भाजपा को फायदा पहुँचाएगी। हाँ, और आसनसोल वाला जो प्रकरण था, प्रयास किया गया पवन सिंह वहाँ भेजने का, या जो भी कुछ किया गया, ये इशारा करता है कि भाजपा की नज़र बंगाल में है, वो बंगाल से इस बार ज़्यादा सीटें ले आना चाहती है। फिर आप देखिएगा महाराष्ट्र का सिचुएशन, महाराष्ट्र में भी इस बार भाजपा ज़्यादा सीटें लाने असली नकली का खेला। और फिर आप साउथ में जब चले जाते हैं तो साउथ में उन सीटों पर जहां माना जाता है कि भाजपा का वोटर नहीं है, वहां अभी भाजपा ने क्षेत्रीय कार्ड खेला है। तमिलनाडु में खासकर 20-22 गठबंधन किए गए हैं अलग अलग दलों से। ये क्या साबित करता है? नीतीश कुमार को अंतिम समय में भी बिठा लो भाई, जगह नहीं, कोई बात नहीं, तो एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ड्राइवर के सीट के बगल में ऑटो में जो बैठता है, ब्याह अपने घर का है। यही दूसरे के बारात में जाना होता तो ड्राइवर के बगल वाली सीट मांगते हैं। लेकिन नमन जी, आप इतना घूमे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से मतलब दबी जुबान से कही जा रही है जो बीजेपी का वोट उनको शिफ्ट नहीं हो रहा है, और उसका कारण भी लोग बता रहे हैं, जो नीतीश कुमार जो अल्टी पल्टी करते हैं ना, इसलिए बीजेपी के वोटर जो है वो मतलब अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक बात मैं बताता हूँ, देखिए 2015 के बाद से नीतीश कुमार को अपना वोटर छोड़कर कोई और वोटर वोट नहीं किया है। वो किसी भी गठबंधन में रहे हों, वो भाजपा के साथ रहे हैं, भाजपा का वोटर टर्नआउट नहीं किया है, वो तेजस्वी यादव साथ रहे हैं, तेजस्वी का वोटर टर्नआउट नहीं किया है,
तो ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार का अपना वोट भी लगातार गिरा है और आज इसीलिए ये बातें हो रही हैं, ये चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार अपनी सीटें वापस जीत नहीं रहे हैं। कई सीटों पर वो डैमेज हो रहे हैं। जहानाबाद जैसे एक सीट है, हाँ। जिस सीट की चर्चा पूरे बिहार में, आप किसी कोने में चल जाइए, लोग कह रहे हैं जहानाबाद गड़बड़ा गलवा हुआ, बदल देते ना प्रत्याशी तो अब यूँ से कुछ हो जाता। ऐसे ही बक्सर की बात बार बार आ रही है कि बक्सर में प्रत्याशी तो बदला गया लेकिन जनता के मिजाज को नहीं समझा गया। इसी तरीके से बांका की बात की जा रही है। पूर्णिया में जबरदस्ती पेच फंस गया, वहाँ लड़ाई बीमा भारती बसेस संतोष कुशवाहा होती, शायद परिस्थितियाँ अलग होती, दोनों में से कोई जीत सकता था, लेकिन पप्पू यादव ने अंतिम समय में आकर वहाँ काम बिगाड़ दिया। कल चुनाव हुआ है, गुलाब यादव का क्या असर होगा झंझारपुर में, वो देखिएगा चुनाव। बैजनाथ मेहता का सुपौल में, बैजनाथ मेहता का सुपौल में, फिर आप पिछले चरण की बात कीजिएगा तो मैं कहूँगा राजवल्लभ यादव का नवादा में। हाँ। ये धीरे धीरे आपको पैटर्न बिहार भर में दिखा। तो मैं एक बात तो कह रहा हूँ, कमल अपनी पूरी ताकत से तो वापस नहीं आ रहा है, लेकिन ललटेन भी फूटता मुझे नजर आ रहा है। ललटेन की लौ जलती रह जाए, लेकिन ललटेन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया शीशा में। शीशा तो बदल ली होगा, काहे बदली होगा वो बताते हैं आपको। देखिए, जिन सीटों पर बहुत मजबूत थी, बहुत तगड़ा एंटी इनकम्बेंसी था वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर, उन सीटों में से कुछ सीटों पर जैसे अच्छा काम हुआ है। जैसे बक्सर में जनता का नस पकड़ के सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया है। सुधाकर सिंह ने जो वहाँ से दावेदारी प्रस्तुत की है, और जगदानंद सिंह होते तो शायद परिस्थिति अलग होती, लेकिन जितना मुखर है सुधाकर सिंह, इस वजह से उस क्षेत्र में उन्होंने अपना एक पकड़ बना लिया है और शायद वो चुनाव जीत जाए। इसी तरीके से अगर आप आते हैं पूर्णिया में यदि अगर सही में पप्पू यादव होते तो आज हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते कि तीन तरफा लड़ाई हो गई है, वो एक तरफा लड़ाई होती। फिर इसी तरीके से सुपौल में अगर प्रत्याशी चयन में गड़बड़ियां नहीं होती, राजवल्लभ यादव चुनाव लड़ रहे होते नवादा से, या झंझारपुर से चुनाव लड़ जाते अगर गुलाब यादव, तो हम आज विश्लेषण दूसरे तरीके से कर रहे होते इन सीटों का। और यही कारण है कि जहां कमल मुरझाया हल्का, वहीं लालटेन फूट गई है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल, पूरे देश का सबसे बड़ा सवाल है, और ये मैं कहूँगा कि ये हट हो सकता है, ये अति चेष्टा हो सकती है मेरी, या बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े पत्रकारों के बीच में एक छोटी आवाज़ हो सकती है जिसको कोई सुने ना। अक्सर यही होता है, 12 तारीख को खेला होगा, मैंने कहा नहीं होगा, मुझे लगता नहीं होगा। जिन 2 विधायकों का मैंने नाम लिया था, वही 2 विधायक भागे हैं, और वो ये भी बोले हैं कि किसी चैनल ने चला दिया था भारत लाइव नाम का कि हम भाग रहे हैं, और हमें भी उस समय नहीं पता था कि हम भाग रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरी जुबान ही काली हो। इसी स्थिति में कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बढ़िया मौका मिला था तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को। अब लास्ट मोमेंट में आए मुकेश सहनी, तो बहुत उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मुकेश सहनी के आने की वजह से तेजस्वी यादव की ताकत जो है वो काफ़ी बढ़ी है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब तेजस्वी यादव काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बीच में तो लगा था पहले चरण के प्रचार के दौरान कि गए छोड़ दिया उन्होंने, लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। कई, अब देखिए, नॉमिनेशन में कई जगह नहीं पहुंचे, कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे, धीरे धीरे हेलीकॉप्टर रैलियाँ कम होने लगी थी, और जैसे ही मुकेश सहनी उसे हेलीकॉप्टर लगा के उसमें तेल भरा गया। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मुकेश सहनी का वोट टर्नआउट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन झंझारपुर में क्वेश्चन मार्क। अभी समस्तीपुर से मैं आ रहा हूं, समस्तीपुर में मेरे पास कई निषाद टोलों का फीडबैक है जहां अशोक चौधरी का मैनेजमेंट भारी पड़ गया है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पर। अब अंतिम सवाल जो हमारे विश्लेषण का है उस पर आते हैं, क्या इस बार जो लोकसभा है वो हंग हो जाएगी? देखिए, मैं देश भर की राजनीति का बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं खुलकर ये बात पहले बोलूँ, मुझे बहुत दूसरे राज्यों की राजनीति समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ, मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ कि मुझे कई पत्रकारों से बाकी राज्यों की भी बातचीत होती है और वो फीडबैक मिला जुला कर सही सही दे देते हैं। बाकी जगहों की बातचीत अगर की जाए तो मैंने कहा नॉर्थ में भाजपा कंपनसेट करते आपको नजर आएगी इस बार, वो अब देखने को आपको मिलेगा। साउथ में भी अप्रत्याशित रूप से अब भाजपा को रिजल्ट लाते देखिएगा। ये वही 5 राज्यों के चुनाव वाली बात है जिसमें मैंने देखा था कि ट्विटर पर एक तरफा चल रहा था ट्रेंड कि 5 का 5 जीत रही है महागठबंधन कांग्रेस। और आपको याद होगा, आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैं ये भी कह रहा था कि छत्तीसगढ़ भी हारिएगा। और मुझे याद है बहुत बड़े एक भाजपा के नेता के सामने मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा आपका वीडियो देखे थे कुछ दिन पहले, छत्तीसगढ़ कैसे जिता रहे थे आप, अब तो जीत गए, लेकिन हम लोग भी सोच रहे थे कि नहीं जीतेंगे। तो ये समझ लिए कि ये फीडबैक उन्हीं पत्रकारों से मुझे मिलता है जो इंडिपेंडेंटली काम अच्छा कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की पकड़ जिनके पास हो।
और अगर इस वक्त इस सवाल का जवाब आप मुझसे पूछिएगा कि क्या देश भर में लोकसभा हंग होता नज़र आ रहा है, तो मेरा जवाब यही होगा कि ये उसी सपने की तरह है जो दिन में देखा जाता है। सुबह में जब नींदवानी आपका खुलने होता है तो आपको लगता है कि सही में हुआ था क्या, किए थे क्या हम ये। लेकिन आप सही हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री तय करता है बिहार और उत्तर प्रदेश। हाँ, जो मेजोरिटी ऑफ 80 या 40। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, राम मंदिर का लहर है वहाँ पे। राम मंदिर का देखिए लहर हम जब बोल रहे हैं तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ देख रहे हैं कोई राम जी का लगा के वोटिंग करने जा रहा है। ये नहीं होता है, ये अंडर करंट है, ये यहाँ से चलता है। हाँ, ये अंडर करंट है, यहाँ से नहीं इस बार गाइड हो रहा है, इस बार वोटर यहाँ से गाइड हो रहा है। हो सकता है कि निश्चित तौर पर टर्नआउट जो वोटर सवर्ण वोटरों के बाद जो मैं आपसे सुबह में कर रहा था कि सवर्ण वोटर हो सकता है कि पैनिक मोड में ना हो, वो रिलैक्स हो गया, अरे मोदी तो आ ही जाएगा, हमको गर्मी में कहाँ जाने की जरूरत है। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड पैटर्न के बाद बदला है ये थर्ड पैटर्न। थर्ड में ये देश में मैंने कहा कि दो तरह की जो मीडिया है इन्हीं के द्वारा परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है, इसी में फंस जा रहा है जो पॉलिटिशियन है वो भी, और जो वोटर है वो भी, और जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता वो भी। वो मानकर चलने लगता है कि अच्छा उन्होंने कह दिया, इतना बड़ा पत्रकार है, 1 घंटा में मिलियन व्यू आता है, थोड़ी गलत होंगे। अगले दिन पता चला कि वहीं पर जाते हैं पत्रकार महोदय। दो तरह का मीडिया हाउस है जी। एक सैटेलाइट है जी, और एक है इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट में भी दो है। अच्छा, वहाँ भी दो है। एक प्रो मोदी, एक एंटी मोदी। एक जो गोदी मीडिया कहते हैं, वो कहते हैं चाइनीज मीडिया। हाँ, तो ये मैं वही कहना चाहता था कि और अभी क्या है कि आप केवल चुनाव को चुनाव मत समझिए, एक बहुत बड़ा पैसे का खेल होता है। मैंने जो निफ्टी और सेंसेक्स कल बाबा को समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज चलता है उसी तरीके से एक बहुत पैरेलली जो कह सकता है सट्टा बाजार चल रहा है, जिसमें अरबों रुपए लगे हुए हैं, और कौन कहां से जीतेगा हारेगा इस पर पैसे लगे हुए हैं। दांव लगा रहा है लोग। तो अगर भाव गलत नहीं दिखाया जाएगा तो जो टेबल खोल के बैठा हुआ है उसकी जीत कैसे होगी। अगर इतना आसान होगा कि बिहार में 40 में 40 सीट जीत रही है भाजपा, तो कोई क्यों शर्त लगाएगा कि 30 आएगा 35 आएगा। अगर 25 कम भाव चलाया जाए कि 25 ही सीटें भाजपा को आ रही है बिहार में, और तब अगर 40 आ जाए, 35 आ जाए, 30 आ जाए, तब तो मार्केट बिगड़ जाएगा। जो टेबल जिसका है जो सट्टा लगवा रहा है लोगों को, उसका प्रॉफिट चौगुना हो जाएगा। और यही कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट किया जा रहा है, फॉल्स होप, फुल्स कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जा रहा है। एनडीए महागठबंधन दोनों भिड़ रहा है, महागठबंधन के लोग कह यार ये भी सीट जीत गए, ये भी सीट जीत गए। कल मैं देख रहा था कि 5 के 5 सीट, एक स्थापित नेता हैं वो ट्विटर पे दावा कर रहे थे कि 5 के 5 सीट कल के राउंड में जीत रहे हैं। कल वाला, हाँ, 5 के 5, 5 में एक भी कम नहीं, 5 जीत रहे क्लीन स्वीप। तो भाई सरकार बनने की तैयारी कीजिए। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी तो इच्छा जाहिर कर दी कि वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी को अपनी कमर मजबूत कर लेनी चाहिए, जो कि अभी ढीली हो गई है। नहीं, मैं उसे कह रहा हूँ मजबूत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि सीएम वाला नहीं, डायरेक्ट पीएम वाला कुर्सी संभालना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा तो हमको कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है नौकरी देने वाला। 2 करोड़ किसी के औकात नहीं है, बेमत नहीं के होत को देना के। कितना प्रयास किया ममता बनर्जी ने, ना 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 ये नहीं हो पाएगा। केजरीवाल बेचारे जेले में हैं, वो झारखंड वाले बेचारे बेले में हैं, और ये क्या नाम है इनका, और देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, स्टालिन। अब इन लोगों के बस के बाहर की बात है। चंद्रमा पर बहुत जल्दी मनरेगा का कार्यक्रम लगने वाला है। चंद्रमा पर मनरेगा का कार्यक्रम जो होगा उसमें बिहार के लोगों को लगाया जाएगा, वहीं टिकट कलेक्ट करने का ट्रेन भी चलाया जाएगा यहाँ से, जिसमें टीटी और जो बाकी ग्रुप डी वाला नौकरी है ना वो दिया जाएगा। हम खाली कहेंगे रजिस्ट्री जमीन का अपने बाबूजी से अपने नाम पर करा के युवा लोग तैयार रखें, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप सुन रहे थे पंचनामा में संपादक नमन जी को। ये साफ तौर पे बोल रहे हैं जो कमल तो है लेकिन वो उस रंगत में नहीं है, मुरझाया हुआ है। लेकिन जहाँ मुरझाया हुआ है वहाँ लालटेन फूट चुका है। अब हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे, जो एक तरह से कमल तो है, दिख रहा है, लेकिन लालटेन उसी जगह पे फूटा है जहाँ कमल हल्का मुरझाया है। आप देख रहे थे पंचनामा। कैसा लगा पंचनामा? आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट दें।